हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 22। इससे पहले मैं 21 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि आप क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में उपराष्ट्रपति से। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 63 से 71 तक दिया गया है। और एक एक करके सभी आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो आर्टिकल 63 है इसमें लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होंगे। आप याद रखिएगा, ये सीधे सीधे आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। साथ ही मैं पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ, जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वीवी गिरी। फिर उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर उसके बाद ये भी लिखा था, जो राष्ट्रपति से संबंधित कर रहा था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई नहीं होंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। ओके, तो पिछले क्लासेस आप देख लीजिएगा, मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 66 में जो उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित संसद के दोनों सदनों, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, और इसमें 19 सदस्य भी शामिल होते हैं, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। चुनाव का तरीका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस एकल संक्रमणीय मत द्वारा, जिसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक के रूप में गुप्त मतदान करते हैं। आवश्यक जो सुरक्षा जमा राशि है वो कितनी होती है, तो 15,000 ध्यान रखिएगा। ओके, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा जो उपराष्ट्रपति हैं इनके चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं। प्रत्येक मतदान के पास मतदान की कई प्राथमिकताएं होती हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए जो उपराष्ट्रपति बनने योग्य हो। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए सर्वप्रथम ये बात। आयु उसकी एज 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वह सांसद और या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होना चाहिए जो उपराष्ट्रपति पद पर हो। नेक्स्ट है जो आर्टिकल 67 है, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है, तो कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष। ओके, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति किसको इस्तीफा दे सकते हैं, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसको इस्तीफा दे सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति को। तो ये ध्यान रखेगा। ओके, नेक्स्ट है निष्कासन, जैसे कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं की जा सकती हैं, कब उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। यदि राज्यसभा में प्रभावी बहुमत तथा लोकसभा में साधारण बहुमत पारित हो, और ये सूचना उनको 14 दिन पहले दी जाती है। ओके, और उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। ओके, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 68 में लिखा है रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराना का समय। उपराष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने के कारण उत्पन्न रिक्ति का कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। यदि त्यागपत्र संसद द्वारा या निष्कासन या मृत्यु के कारण होता है तो इन सभी के कारण रिक्ति होती है, उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो यथाशीघ्र ही चुनाव कराया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 69, जिसमें उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, या उनकी ओर से यानी कि राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा। ओके, आर्टिकल 70 है, जिसमें अन्य आपात स्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन सांसद किसी भी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन के लिए प्रावधान कर सकती है। ओके, ये आर्टिकल 70 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल जो 71 है, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो मामले हैं उनके बारे में दिया गया है।
तो जो चुनाव से संबंधित अगर कोई भी मामला होता है तो सभी संदेह या विवादों का निपटारा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इनका निपटारा किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई मामला होता है तो ओके, या विवाद उत्पन्न होता है तो उन सभी का जो सॉल्यूशन है वो कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। ओके, नेक्स्ट, यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया जाता है तो घोषणा की तिथि से पहले उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो है सर्वोच्च न्यायालय है तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट है यदि घोषणा करता है और उससे पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने जो भी घोषणाएं की हैं तो उन सभी को मान्य माना जाएगा या वैध माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जो सांसद है, संसद में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों को वह विनियमित कर सकती है। चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उस व्यक्ति को चुनने वाला निर्वाचक मंडल अधूरा था। ओके, और ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है कई बार, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट। ओके, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है आर्टिकल 72, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ तो 5। कौन कौन सी? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्षमा, जिसमें सजा और दोष सिद्धि को पूरी तरह से हटाया जा सकता है या हटा देती हैं कौन? राष्ट्रपति। ये उनको अधिकार है। जैसे कोई दोषी व्यक्ति है तो उसके को निर्दोष साबित भी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। लघुकरण, जिसमें कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। सजा को स्वरूप में बदल देता है राष्ट्रपति। छूट, सजा की अवधि कम कर देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, विराम, विशेष परिस्थितियों के कारण सजा कम करना, जैसे गर्भाधान अवस्था में या गर्भावस्था में। ओके, नेक्स्ट है प्रविलंबन। जो प्रविलंबन है इसमें कुछ समय के लिए सजा पर रोक लगाना, ये इसका अर्थ होता है। तो ये 5 प्रकार से राष्ट्रपति की क्षमादान की ये शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति को प्राप्त। ओके, नेक्स्ट है स्रोत। एंशियंट हिस्ट्री में हम बात करने वाले हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र वीर चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, ठीक है, कौटिल्य, और जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य साम्राज्य की प्रशासक और राजनीतियों का वर्णन करता है। जो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जो राजनीतियां हैं उनका वर्णन करता है। विशाखा दत्त, ओके, जो विशाखा दत्त हैं इनके द्वारा किसको लिखा गया था, तो मुद्रा राक्षस को। यह एक संस्कृत नाटक है जो भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में आने की कहानी बताता है, ठीक है। कहाँ से? मुद्रा राक्षस से। मेगस्थनीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बुक्स याद रखेगा। मेगस्थनीज जो हैं इन्होंने इंडिका को लिखा, ठीक है, और इसमें मौर्य साम्राज्य में चीज़ें कैसे चलाई जाती थी इनका विस्तृत वर्णन मिलता है इंडिका में। बौद्ध साहित्य पाली, यहाँ पर पाली होगा, और कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलने वाला है, हिंदी टाइपिंग है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कहीं कहीं। जातक कथाएं, बुद्ध की पूर्व की कहानी, दीप वंश, महावंश आदि शामिल हैं, ओके, बौद्ध साहित्य में। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य, ओके। मैंने आपको बताया था नंदवंश को समाप्त करने के बाद किस साम्राज्य की स्थापना होती है, तो मौर्य साम्राज्य की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। और जो नंदवंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था धनानंद, उसकी मृत्यु कर देते हैं कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसको मारने के बाद। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, ये 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की मदद से नंद वंश के अंतिम, ओके, शासक धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद, ओके, जिसको पराजित कर सिंहासन पर बैठे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनका कार्यकाल ध्यान रखिएगा। इनके पुत्र का नाम क्या था, तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के, और इन्होंने किसको पराजित किया था, तो सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। इन्होंने कोष्ठागार विभाग बनाया अनाज भंडारण के लिए, तो ध्यान रखेगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेल्यूकस निकेटर।
सेल्यूकस। ओके, जो सेल्यूकस निकेटर था ये मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दरबार में आया। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम हेलेना था, जिसका विवाह किसके साथ किया हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम मैंने अभी आपको बताया, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन कौन करते हैं? तो बिंदुसार, जो 297 से 273 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं बिंदुसार। उन्हें ग्रीक द्वारा अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सीरिया के एंटीऑक्सस थे। प्रथम से मीठी शराब, सूखे अंजीर आदि ये चीज़ें ली थी, और ये एक दार्शनिक माना जाता है। उन्हें 2 समुद्रों के बीच की भूमि जीतने के लिए भी जाना जाता है, और उन्होंने आजीविका संरक्षण के भी दिया था। ठीक है, बिंदुसार। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक। ओके, अब अशोक थे। इन्होंने अशोक को राधा गुप्त जो एक मंत्री थी, इनकी मदद से सिंहासन ग्रहण किया था अशोक ने। उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध लड़ा। किसने? तो अशोक ने। ध्यान रखिएगा, कलिंग युद्ध की डेट बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। 261 ईसा पूर्व समाप्त हुआ था। भेरी घोष यानी कि भौतिक विजय को धम्म घोष यानी कि सांस्कृतिक विजय से प्रतिस्थापित किया। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भूगोल में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ओके, तापी या ताप्ती नदी लंबाई 724 किलोमीटर है, और यह सतपुड़ा श्रेणी के मध्य प्रवेश कर बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। 80% बेसिन महाराष्ट्र में स्थित है। बहाव महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान रखिएगा। सहायक नदियां अनेर, गोमई, पूना, गिरना, बोरी, अरुणमती ये इसकी सहायक नदियां हैं ताप्ती नदी की। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लें कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे केरल की नदियां भरतपुझा, ओके, और पंबा। जो पंबा नदी है ये भी कहाँ की है? केरल की। जो केरल में एक बहुत ही फेमस नदी है जिसका नाम है पेरियार। इसे केरल की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार। ध्यान रखिएगा। कर्नाटक की नदियाँ इसे कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। शरावती जोंग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। बराही कुंचिकल जलप्रपात है, जो वराही कुंचिकल जलप्रपात है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बराही नदी पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट जल विद्युत परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना है। इनके बारे में हम जानते हैं। बांध एक संरचना है जो नदी के पार बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इसकी डेफिनेशन समझ लीजिएगा। ताकि पानी को संग्रहित किया जा सके, बिजली उत्पन्न की जा सके, बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके, और भारत के कई बांध सिंचाई, जल विद्युत और पीने के लिए पानी की आपूर्ति जैसे बहुउद्देशीय कार्य करते हैं, और उन्हीं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। ओके, ये बहुउद्देशीय परियोजना उनके कार्य होते हैं। जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन, जल विद्युत संयंत्र में संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को पहले गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। जब जल टरबाइन में गिरता है, फिर टरबाइन उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, उसे जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी में दूसरी पंचवर्षीय योजना। ओके, और ये एक एक करके पिछली क्लास में हमने फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कराई थी, आज सेकंड। समय 1956 से 61 तक ये चली थी। मॉडल प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इन्हें भारतीय योजना का वास्तुकार भी कहा जाता है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। ओके, साथ ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की थी इन्होंने, और भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है इन्हीं की जयंती पर। प्राथमिकता भारी और आधारभूत उद्योग को बढ़ावा देना, ये इसका
इन्होंने प्राथमिकता दी थी किसको, भारी और आधारभूत उद्योग को बढ़ावा देना। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी इन चीज़ों को। ओके, और उद्देश्य क्या था, समाजवादी राज्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। लक्ष्य 4.5% था और प्राप्ति कितनी हुई, तो 4.3%, याद रखिएगा। औद्योगिक नीति 1956 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला ओडिशा। भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ के सहयोग से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजी में जीव विज्ञान, जिसमें जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर करने वाले। ओके, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पादप कोशिका। जो इनके अंतर्गत यानी कि पादप कोशिका में जो है वो कोशिकावृत्ति उपस्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक भी उपस्थित होता है। आकार में लगभग आयताकार होती हैं जो पादप कोशिकाएं होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं, लवक भी उपस्थित होते हैं। सूत्र कणिका यहाँ पे आना हो। ओके, सूत्र कणिका की संख्या कम होती है और संचित खाद्य पदार्थ स्टार्च होता है पादप कोशिकाओं के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जंतु कोशिका। जो जंतु कोशिका हैं इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक भी अनुपस्थित होते हैं। आकार में छोटी अनियमित गोल होती हैं। छोटी रिक्तिकाएं भी उपस्थित होती हैं और लगभग अनुपस्थित होती हैं। और नेक्स्ट देखते हैं जो सूत्रकणिकाएं हैं इनकी संख्या अधिक होती है। संक्षिप्त खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है जंतु कोशिका के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके में, और ये आज का हमारा न्यू टॉपिक है जनगणना, सेंसस। ओके, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जनगणना, जिसके ये क्या है, तो जनगणना सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित जनसंख्या की आधिकारिक जनगणना है। संचालन प्राधिकरण भारत में रजिस्ट्रार जनरल और जनरल आयुक्त गृह मंत्रालय। कानूनी ढांचा जनगणना संचालन को जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जनगणना, जो भारत की जनगणना है इसका इतिहास के बारे में जानने वाले हम। तो भारत में पहली जनगणना का आयोजन 1830 में ढाका में हेनरी वॉल्टर द्वारा किया गया था, जिन्हें भारतीय जनगणना का जनक के रूप में जाना जाता है या जनक भी कहा जाता है, तो हेनरी वॉल्टर को। नेक्स्ट, पहले अशब्द या अपूर्ण जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ओके, 1869 से 1872 के दौरान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पहली शब्द या पूर्ण जनगणना 1881 में भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त WC प्लैंडेन, ओके, जो प्लैंडेन द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा, और जो इनके द्वारा आयोजित की गई थी और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके कार्यकाल में, और 1880 से 84 के दौरान। नेक्स्ट है कार्यकाल के दौरान 1880 तक, ठीक है, इन 1884 से 80 तक, 1880 से 84 तक। ओके, स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 में 1872 से 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी, जो 2011 की जनगणना थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2021 में कोविड, यहाँ पर ड होगा, कोविड-19 के कारण जनगणना 2021 आयोजित नहीं की गई। अब अगली जनगणना 2027 में होगी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक होता है और कोई भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पीछे की क्लासेस हैं उनको भी देख लीजिएगा। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक मैं इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इस क्लास का बार बार रिविज़न भी कर सकते हैं। ओके, और जो GS है वो तो बार बार रिविज़न करने से ही याद होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा।